I would invite our next speaker, Professor Ramesh Prasad, the head of the Department of Pali and Theravada, Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi. Professor Ramesh Prasad. अनंत करुणापयं तथागत मनुत्तरं वंदित्वा शीर्षा बुद्धं धम्मं साधुगणं पीछा जुभंते पी शिवली जी, देश के जाने माने बौद्ध धर्म के लिए समर्पित महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव और इस कार्य की मध्यस्थता कर रहे MBSI के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिनके आने से यह सोसाइटी और आगे अच्छा कार्य कर रही है और आशा है कि यह और अपनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। संचालन कर रहे हैं किरण लामा जी, उपाध्यक्ष हमारे अग्रज प्रोफेसर विमलेंद्र कुमार जी, श्री रणधीर चौधरी जी, हमारे पूर्व वक्ता भूमन कुमार झा जी, प्रोफेसर महेश देवकर जी और इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं, बौद्ध धर्म प्रेमी हैं, अंबेडकर जी को जानने, समझने और उनके बताए मार्ग पर चलने वाले अनुयायी गण हैं। सभी को मैं इस अंबेडकर जयंती जी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज 14 अप्रैल है और यह हमें लगता है कि बौद्धों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन 135 वर्ष पूर्व इस लोक में महामानव का आगमन होता है, क्योंकि महामानव जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट कर होते हैं। क्योंकि इस लोक में आकर कुछ करना होता है और कुछ कर कर वे चले जाते हैं। तो हम इस महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सादर नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आज 14 अप्रैल है। आज ही के दिन बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राहुल सांकृत्यायन जी की पुण्यतिथि भी है। तो हम उन्हें भी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 1891 में बाबा साहेब का जन्म हुआ था और इसी वर्ष हम लेते हैं और 1 माह के बाद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। अनागारिक धर्मपाल जी करते हैं। तो हम अनागारिक धर्मपाल जी को भी नमन और उनके प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी भुवन झा ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व्यक्त की, किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम था और कैसे भारत पाकिस्तान और जो यहाँ के प्रोविंस थे उनको किस तरह से उन्होंने, उनका मत था उनके प्रति, तो आपने व्यक्त किया। आपको बहुत बहुत आभार। जैसा कि पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कुछ बाबा साहेब पर कुछ चर्चा हो, तो मैं उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि जो भी इससे जुड़े हुए हैं बहुत लोग तो बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन विस्मृत हो जाता है, याद नहीं रहता है
तो पुनः स्मरण करने के लिए वह हम लोगों से जुड़ते हैं, तो उसे हम देखते हैं बाबा साहब क्या थे। एक मानव किस तरह से महामानव बन जाता है, एक मानव किस तरह से भगवान बन जाता है, पृष्ठभूमि हम देखते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सैनिक छावनी हम हूं, वहीं पर आपका इस लोक में पदार्पण होता है। पिता अंग्रेजी सेना में सूबेदार मेजर थे, नाम था रामजी राव, माता का नाम भीमाबाई। अब देखें, भीमा से भीम बना, रामजी राव से राव आया, तो नाम हो गया भीमराव। अंबेडकर भी किसका दिया है, उन्होंने अपना कुछ नहीं लिया, जो कुछ था वो उन्होंने उसको लिया, और जो प्रकृति से जो प्राप्त हुआ, और प्रकृति प्रदत्त जो चीजें हैं, प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, और उस प्रकृति के अनुसार उन्होंने चला और लोगों को चलने का संदेश भी दिया। देखते हैं, पहले बालक का नाम भीम रखा गया। 1894 में जब ये 3 वर्ष के थे, तो इनके पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है और मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। महू से, इंदौर जिला से वो शिफ्ट होते हैं मुंबई में। मात्र 5 वर्ष की आयु इस बालक का रहता है, जब इनकी माता की छाया इनके ऊपर से उड़ जाती। अब देखिए, परिस्थिति बुद्ध के साथ भी था। जन्म के 7 दिनों बाद महामाया की मृत्यु होती है। यहाँ 5 वर्ष तक रहते हैं, 5 वर्ष तक में भी बच्चा अबोध ही रहता है। इनके स्कूल में एडमिशन के लिए, नामांकन के लिए पिता जाते हैं। गोल मटोल शरीर को देखकर पहले तो प्रिंसिपल बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन फिर जाति पूछता है। जाति पूछकर इनके साथ क्या होता है वो आप लोग जानते हैं, धक्के मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। वह प्रिंसिपल ब्राह्मण वर्ग का था। अंदर, अब छोटा अबोध बालक के अंदर किस तरह से मानसिक पीड़ा हुई होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, इनके पिताजी अंग्रेजी स्कूल में, अंग्रेज प्रिंसिपल तो उसके स्कूल में नामांकन कराते हैं, इनको दाखिला मिलता है। लेकिन वो दाखिला भी 5 शर्तों के साथ मिलता है, वो भी बिना शर्त का नहीं मिलता है। वह शर्त है वो जो मैं बता देता हूं, पढ़कर सुना देता हूं, कुछ नोट किया है। बिठाने के लिए भीमराव अपने घर से टाट लाएगा, जबकि बाकी बालकों को टाट स्कूल से ही मिलता था, जिस पर बैठता है बच्चा, बोरा का रहता है, टाट कहते थे। तो इनके लिए ये कहा गया कि तुम घर से लाओगे। दूसरा शर्त था, भीमराव दूसरे बालकों से लगभग 10 फुट दूर बैठेगा। तीसरा शर्त था, ब्लैक बोर्ड के निकट यह नहीं आएगा। चौथा शर्त था, वह मटकों से खुद अपने हाथ से पानी निकाल कर नहीं पिएगा, कोई सवर्ण बालक ही मटके से पानी निकाल कर भीमराव को पिलाएगा। 5वां शर्त था, भीमराव बाकी बालकों के साथ खेलों में भी भाग नहीं लेगा। कितनी मानसिक प्रताड़ना थी। उन प्रताड़नों के बीच में
उन दुर्व्यवहारों के बीच में वह सबसे अव्वल, सबसे तेज बालक होकर निकलते हैं। इन छुआछूत का ही परिणाम था जो 1935 में उन्होंने व्यक्त किया था। वह आगे हम देखेंगे। 1907 में आप मैट्रिक की परीक्षा 10th क्लास पास करते हैं। उस समय एक सभा की जाती, अछूतों ने एक सभा किया, क्योंकि वहां लोग उस समय तो पढ़ते ही नहीं थे लोग, और यह महार जाति के थे, अछूत की श्रेणी में आते थे, और एक अछूत मैट्रिक पास कर रहा है। एक अछूतों ने सभा करते, माननीय कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जो हाई स्कूल के अध्यापक थे, समाज सेवक थे, उन्होंने भीमराव को भगवान बुद्ध की जीवनी की एक पुस्तक भेंट करते। यहीं से उनका जीवन बदलता है। यहीं से जो सामाजिक व्यवस्था थी उससे असहमत होते हैं। जिसे आज तक लोग स्वीकार कर रहे थे, उसे वह स्वीकार करने से वह मना करते हैं और वह आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 1906 को इनका विवाह होता है रमाबाई से। स्कूल में संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन इन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। फारसी, उसके बदले में फारसी लिया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं मानी। पुस्तक की व्यवस्था करके इन्होंने अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से संस्कृत का ज्ञाता भी बने, क्योंकि मूल को जानना चाहते थे। आखिर यह जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था कहां से आई, कैसे आई, मूल में जाकर देखना चाहते थे। उसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी था। 1912 में बीए करते हैं, स्नातक पास करते हैं। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने भीमराव जी को उच्च शिक्षा के लिए प्रति महीना 25 रुपए की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देते हैं। उससे वो पढ़ाई करते हैं। 2 फरवरी 1913 को रामजी राव की मृत्यु हो जाती है। अब पिता की छाया भी इनके ऊपर से उड़ जाता है। विदेश में बड़ौदा के रियासत महाराज की स्कॉलरशिप से वे उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। जुलाई 1913 में वहां एडमिशन लेते हैं। 1915 में एमए की डिग्री प्राप्त करते हैं। इनके विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये सब थे। ये लघु शोध निबंध डिसर्टेशन लिखते हैं एंशिएंट इंडियन कॉमर्स पर। जून 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। इनके जो पीएचडी का जो टॉपिक था, शोध ग्रंथ का जो विषय था, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय लाभांश। बाद में यही प्रकाशित होता है। ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास, ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास, इस नाम से ग्रंथ का प्रकाशन होता है। इसमें यह बताया गया है, पुस्तक उपलब्ध, ब्रिटिश सरकार की धन लोलुप नीति, उनकी नौकरशाही, उनके द्वारा जनता का शोषण, इन सबों का विरोध इसमें। देखिए कितने निर्भीक है वो। अंग्रेजों का शासन है, लेकिन निर्भीकता से वे अपनी बातों को रखते हैं।
और ये सारे के पीछे जो बड़ौदा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थे, उनको प्रति ये आभार इस पुस्तक को उन्हीं को समर्पित करते हैं। वे लिखते हैं, मुझे विद्या प्राप्ति के लिए दी गई सहायता के लिए आभार प्रदर्शन। किस तरह से लोगों के प्रति, जिन लोगों ने कुछ भी किया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव यह प्रकट होता है। पुस्तक की प्रशंसा की जाती है पूरी दुनिया में, जहां जहां पुस्तक गई। आज का तो जमाना था नहीं कि मोबाइल के थ्रू, फेसबुक के माध्यम से लोगों तक तुरंत पहुंच जाए, लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय में जिन लोगों के पास जो प्रोफेसर थे, वे लोग इस पुस्तक को देखते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और प्रोफेसर और छात्रों ने मिलकर एक शानदार टी पार्टी देते हैं। अमेरिका से जून 16 में वे लंदन आते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए, कानून विधि का पढ़ाई करने के लिए और अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए। डीएससी या डॉक्टरेट ऑफ साइंस में नामांकन के लिए अनुमति मिलती है, लेकिन कुछ ये था कि 10 वर्ष तक बड़ौदा में सेवा करना जरूरी है। उसके लिए वापस ये मुंबई पहुंचते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है वो अभी आप जानते हैं, किस तरह से सैन्य सचिव बनाया जाता है, मिलिट्री सेक्रेटरी। लेकिन बड़ौदा में रहने की इनको परेशानी होती है, किसी तरह से पारसी सराय में रहते हैं। अब अंत में इन्हें वहां से भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। देखें, जो न्यूयॉर्क में पढ़ा हो, अमेरिका में पढ़ा हो, जो लंदन में पढ़ा हो, उस समय की बात है, आज की बात नहीं है। उस व्यक्ति के साथ इस तरह से अन्यायपूर्ण, इस तरह से असमानता से भरा हुआ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन वह विचलित नहीं होते हैं। वे चाहते तो तुम मुंबई लंदन में बस सकते थे, वे चाहते तो अमेरिका में बस सकते थे, लेकिन वो तो बोधिसत्व थे, उन्हीं लोगों को पार कराना था। इसलिए उन्होंने अपना अपमान को सहते रहे और समाज के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए, समाज में विषमता को हटाने के लिए जी जान से लगे रहे। इस क्रम में बताए ही बड़ौदा रियासत से उनको पत्र देना पड़ा। फिर वे बंबई के सीडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं। नवंबर 1918 में, उस समय 450 रुपए मासिक वेतन मिलता है। उस समय के लिए बहुत बड़ी धनराशि थी। अपने समाज को, जो मूक बधिर थे, उनको आवाज देने के लिए मूक नायक का प्रकाशन करते हैं। 31 जनवरी 1920 में पाक्षिक समाचार पत्र, जिसको फोर्टनाइटली कहते हैं, मूक नायक का प्रकाशन होता है। मूक नायक माने गूंगों का नेता, जो बोल नहीं सकता था, बोलने पर पाबंदी थी, उनको वह आवाज देते हैं। वे लिखते हैं, भारत असमानता का घर है और हिंदू समाज एक बहुमंजिली मीनार की तरह है, जिसमें न तो कोई सीढ़ी है और न ही कोई दरवाजा। जो जिस मंजिल में जन्मा है
उसी में वह मरेगा। यानी जो जन्मना जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी उसकी वे निंदा करते हैं। भगवान बुद्ध ने भी इसकी निंदा की थी और इसको मानने से अस्वीकार किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती कमुना होती। न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई शूद्र होता है, नीच होता है, विरसल होता है। कर्म से ही कोई ऊंचा होता है और कर्म से ही कोई नीचा होता है। हर को अवसर है, वह नीचे से ऊपर जा सकता है और ऊपर से कोई नीचे भी आ सकता है। यह क्रम पर निर्भर करता है। विद्याचरण संपन्नो सो सेठो देव मानुषेति। जो विद्या और आचरण से युक्त है वही देव मनुष्यों में श्रेष्ठ हो सकता है। उन्होंने कई लेख लिखते हैं, सारे का बताना तो संभव भी नहीं है। कुछ मैंने नोट किया हुआ मैं बता रहा हूं। एक लेख में वे लिखते हैं कि भारत को केवल स्वतंत्र कराना ही पर्याप्त नहीं है। भारत को केवल स्वतंत्र कराना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु भारत एक ऐसा श्रेष्ठ राष्ट्र बने जिसमें सभी को धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक मामलों में समान अधिकारों की गारंटी हो, जिसमें सभी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने और उन्नत करने का अवसर मिले। यही तो बुद्ध धम्म है। इन्होंने जो बौद्ध धम्म का जो उसका संविधान है बौद्ध धर्म का संविधान यही कहता है और यही कारण है कि वे बौद्ध धर्म से आकर्षित होते हैं। आगे के लेख में लिखते हैं, जिस समाज में दलितों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं हो, जिस स्वराज्य में कहते हैं कि स्वतंत्रता के विरोधी थे, यानी अंग्रेजों के चापलूस थे, ऐसी बात नहीं है। ये तो खुद देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, लेकिन आधी अधूरी आजादी में नहीं चाहते थे। पूर्ण स्वराज्य चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, पूर्ण समानता चाहते थे। चाहे वह आर्थिक समानता हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, वह हर समानता के पक्षधर थे। वे कहते हैं कि जिस स्वराज्य में दलितों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं हो, वह उनके लिए स्वराज्य नहीं होगा, अपितु यह उनके लिए एक नई गुलामी होगी। क्योंकि आजादी तो मुट्ठी भर लोगों को मिलेगी। वे आजादी 100%, 100% लोगों के लिए चाहते थे। सब खुली हवा में सांस ले सके, कहीं किसी का प्रकार का विषमता न हो। मार्च 1920 में अछूतों की कॉन्फ्रेंस कोल्हापुर रियासत के आन गांव में होती है। अध्यक्षता माननीय साहू जी महाराज करते हैं। वे कहते हैं, साहू जी महाराज कहते हैं अध्यक्षता करते हुए, आपको अंबेडकर के रूप में आपका मुक्ति दाता मिल गया है। आपको अंबेडकर के रूप में आपका मुक्ति दाता मिल गया है। मुझे विश्वास है ये आपकी दास्ता की बेड़ियों को काट गिराएंगे। यही मेरा अंतःकरण कहता है कि एक समय आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर ऐसा नेता बनेंगे जिनकी ख्याति पूरे भारत में ही होगी और जिसकी विद्वता का लोहा प्रत्येक व्यक्ति मानेगा।
ये तो उस समय साहू जी महाराज कहते हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि लोहा, इनकी विद्वता का लोहा, इनकी निर्भीकता का लोहा, इनकी धैर्य का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। विश्व के कई स्थलों पर महामानव बाबा साहब अंबेडकर की आदमकद मूर्तियां लगी हुई है। आप इसी से इनकी लोकप्रियता आप माप सकते हैं। उस समय के जितने भी राजनेता रहे, उनमें अगर देखा जाए तो सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई रहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 1923 में रुपए की समस्या, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं। 1923 में ही डिग्री लेने के बाद वापस मुंबई लौटते हैं। अब इनके पास एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी, बार एट लॉ, इन सबों की डिग्री है। 1924 में समाज सुधारक के रूप में आते हैं। वो तो पहले से ही चल रहे थे, लेकिन समाज सुधार के लिए हितकारिणी सभा जो 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। बहिष्कृत, जिसको समाज बहिष्कृत कर चुका है, उसका हित कैसे हो? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। 1924 में समता सैनिक दल की फिर स्थापना करते हैं, ताकि दलितों में चेतना और उत्साह पैदा किया जा सके। दलित का अर्थ ही जो दलन कर चुका है, उसको गिराया जा चुका है, उसको मानसिक रूप से सोचने का अवसर नहीं दिया गया है, उसमें उत्साह जगे, उसमें चेतना जगे, इसके लिए वे समता सैनिक दल की स्थापना करते हैं। 24 फरवरी 1927 को मुंबई विधानसभा में अपना पहला भाषण, बजट देते हैं। महार क्रांति 19-20 मार्च 1927 को करते हैं। उसमें जानते हैं आप लोग, महार के चौदार तालाब से पानी पीते हैं और जुलूस के साथ जाते हैं, और 2 दिन जो है लोग पानी पीते हैं। वहां पानी पीने से मनाही थी, लोग नहीं जा नहीं सकते थे। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महार नगर में मनु स्मृति को जलाते हैं। मनु स्मृति में अच्छी अच्छी बातें भी हैं, धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन धर्म के 10 लक्षणों पर चलना हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, हर के साथ वो लागू होना चाहिए। उससे आगे के अध्याय में ये भटक जाते हैं और उसमें वर्णों के अनुसार अलग अलग दंड का विधान किया गया है। असमानता की वहां बू आती है, इसलिए मनुस्मृति को वे मानने से अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं यह ब्राह्मणी धर्म का संविधान है। शूद्र, अछूत तथा महिलाओं के साथ वहां दुर्व्यवहार है, छुआछूत है। यह वहां जो उस अध्याय है, अध्याय वहां पर ये उल्लेख है, उससे बड़ा वो मर्माहत होते हैं। 1928-29 में आप जानते हैं साइमन कमीशन आता है, 7 सदस्यीय अंग्रेज सदस्य वाला यह आयोग है। प्रशासनिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए वो आता है। सर साइमन इसके अध्यक्ष रहते हैं, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। स्मरण पत्र वे पेश करते हैं बाबा साहेब उसके सामने। उसमें कुछ देखते हैं क्या है, उसमें ये कहते हैं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। दूसरा उनकी मांग है प्रत्येक वयस्क को वोट डालने का अधिकार हो, प्रत्येक वयस्क को।
वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो। आगे एक लिखते, आगे का इनका जो मांग है वह है बंबई विधान परिषद की 180 में से 22 सीटें अछूत वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। फिर आगे की मांग है मंत्रिमंडल में भी अछूत अनिवार्य रूप से शामिल हो। यह उनकी मांग है। जो अछूत दलित थे उसको किस तरह से ऊंचा किया जाए, किस तरह से सम्मान बढ़ाया जाए, किस तरह से उसके अंदर उत्साह पैदा किया जाए, समानता विषमता को हटाकर समानता को किस तरह से समाज में लाया जाए, इसके लिए उन्होंने ये मांगे रखी। साइमन कमीशन, जानते हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें ब्रिटिश सरकार भारतवासियों के तरफ से 89 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी भी अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में वहां भाग लेते हैं। 12 नवंबर 1930 लंदन में वहां वे गर्जना करते हैं, सिंह गर्जना कह सकते हैं, जिस तरह से बुद्ध को कहा गया सिंहनाद करते हैं, तो यही कहे कि बाबा साहेब का उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सिंहनाद होता है। देखते हैं क्या है। पहला है, ब्रिटेन से पहले कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें पानी भरने का अधिकार प्राप्त करवा दिया? दूसरा बात है, ब्रिटेन से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्या अब प्रवेश कर सकते हैं? तीसरी बात है, ब्रिटेन से पहले हमें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या पुलिस या सेना में अब भर्ती हो सकती है? ये सब अपनी बात करते हैं। फिर वो मांग रखते हैं कि दूसरे नागरिकों की तरह दलितों को भी समान नागरिक अधिकार दिया जाए। दूसरी मांग है, कानून में किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच पूर्णतः समाप्त किया जाए। आगे कहते हैं, दलित वर्गों को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा स्वयं चुनने की छूट हो। अगली मांग है, सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों को पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस, ये प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस था, 1931 में होती है। 1931 में गांधी जी भी इसमें शामिल होते हैं। वहां दलितों के पृथक निर्वाचन की जो मांग थी बाबा साहेब की, उसको गांधी जी विरोध करते हैं, सहमत नहीं होते हैं। फिर 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में वार्ता होती है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। वो हम सभी लोग जानते हैं। समझौता होता है दोनों के बीच में। तो कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को, जो पृथक निर्वाचन कह रहे थे, उससे बाबा साहब अपने को पीछे करते हैं। लेकिन कम्युनल अवार्ड में मिले 78 आरक्षित सीटों को बदले 148 वे करवाने में सफल होते हैं। आगे बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती सुनिश्चित करवाते हैं। और यहीं से अगर कहा जाए तो आरक्षण का जनक कह सकते हैं। बिना आरक्षण का समता की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। 27 मई 1935 में पत्नी रमाबाई का निधन हो जाता है। उसके पहले जानते हैं, ये 3 पुत्र एक पुत्री की भी मृत्यु हो जाती। पत्नी की मृत्यु के बाद वे बाल मुड़वाकर फकीर की तरह, साधु सन्यासी की तरह
इधर उधर दिखने लगते हैं। तो इनके अनुयायी जो इनके फॉलोअर्स थे, इनको बाबा बाबा कहने लगे। उसी समय से अब बाबा राव भीमराव अंबेडकर हो जाते। 13 अक्टूबर 1935 में ये वाला कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब घोषणा करते हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये इन्हें घोषणा किया, मैं हिंदू में पैदा तो लिया, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। यहीं से सारे जो धर्मावलंबी थे वे इनके पीछे लग जाते हैं। सारे धर्म ग्रंथों को ये पढ़ते हैं। अंत में बुद्ध की शरण में आते हैं, धर्म की शरण में आते हैं। वहीं उनको सम्मान, सभी के लिए सम्मान का ग्रंथ दिखाई देता है, सभी के लिए समानता का ग्रंथ दिखता है। 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं। इनके पास एशिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था, 50,000 पुस्तकें थी। 1946 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। बंबई में सिद्धार्थ कॉलेज का निर्माण करते हैं। औरंगाबाद में मिलिंद विश्वविद्यालय बनाते हैं। समझिए एक व्यक्ति कितना काम कर रहा है, हर क्षण का उपयोग कर रहे हैं, क्षण क्षण का उपयोग कर रहे हैं। 30 अगस्त 1947 संविधान सभा के जो ड्राफ्ट कमेटी है, प्रारूप समिति है, उसके आप अध्यक्ष बनते हैं। 7 सदस्य थे उसमें। भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे, चीफ आर्किटेक्ट थे। वोट डालने का अधिकार लोगों को दिया जाता है। लोकसभा विधानसभा में आरक्षित स्थान मिलता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। शेड्यूल कास्ट कमीशन की व्यवस्था की जाती है। ये सारी व्यवस्था जो है वह संविधान में दी गई, ताकि समानता, बंधुत्व यह समाज में दिखे, समाज में हो। देश आजाद होता है, आप प्रथम कानून मंत्री बनते हैं, लेकिन 1951 में इस्तीफा दे देते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ बुद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं। फिर 15 अक्टूबर 1956 को दूसरे दिन स्वयं 10 लाख लोगों को दीक्षा देते हैं, 22 प्रतिज्ञाएं करवाते हैं। 6 दिसंबर 1956 को आपको दिल्ली में परिनिर्वाण होता है। इसके पूर्व आपने बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ किया, पुस्तकें लिखी। इनके पुस्तकें के दिखाना ही नहीं है, कई ग्रंथ लिखे, हर विषय पर लिखा। जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, वहां से 40 वॉल्यूम का ग्रंथों का प्रकाशन है बाबा साहेब का, जिसमें इनके भाषणों का, इनके लेखों का वह संकलन है। और इनको अगर कहा जाए बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो बहुत ही उन्होंने छोटा में बुद्ध और उनके धम्म को उस ग्रंथ में उन्होंने बतलाया है। कहने का अर्थ यह है, क्योंकि समय बहुत हो गया है, कहने को तो बहुत कुछ है, हम ये कहें कि बिल्कुल निर्भीक थे। उन्होंने पूरा जिया तो पूरा जिया, इन्होंने आधा जिया नहीं, कभी किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया। कहते हैं ना, जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत कठिन है इस जीवन में आधा जीना आधा मरना। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, आधा नहीं जिया, पूरा जिया। लेकिन कभी किसी के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं किया।
उन्होंने अपना काम किया, लक्ष्य रखा, हमको अछूतों को, दलितों के साथ न्याय करना है, उन्होंने न्याय दिलवाया। यही तो बोधिसत्व होता है। तो हमें लगता है कि ऐसे महामानव को पाकर ये धरती, ये लोक धन्य हुआ। फिर से समानता, बंधुत्व, न्याय का आगमन इस धरती पर हुआ। बुद्ध की जो उपदेश थे, बुद्ध जो चाहते थे, जो किन्हीं कारणों से लोप हो गया था, फिर उसका पुनर्जागरण हुआ, फिर यह देश बुद्धमय हुआ। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम ऐसे महामानव को, ऐसे बोधिसत्व को सत सत नमन करते हैं। ऐसे पूज्य को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। और ऐसे महामानव पर एक कार्यक्रम करने के लिए इनसे जुड़े हुए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने भी लोग हैं, सहयोगी हैं, उन सबों को भी हम उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भवतु सब मंगल। साधु 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 वंडरफुल 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 वंडरफुल। वंडरफुल सर। प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को बहुत बहुत साधुवाद।